गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजी विद मनीष में आपका स्वागत है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2। इस पार्ट 2 के अंदर हम वेक्टर के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे कि वेक्टर कितने तरह के होते हैं और ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं और इनका क्या यूज़ रहता है। इससे पहले भी जो होता है हम इसकी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 किया था और इस पार्ट 1 के अंदर हमने एंजाइम्स के बारे में जो था स्टडी किया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर क्या होता है, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में आपको बताया कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर जो होता है डीएनए होता है। एक डीएनए का पार्ट होता है, डीएनए होता है जो कि सर्कुलर डीएनए भी हो सकता है। और ये क्या करता है, ये एक व्हीकल की तरह काम करता है। ये अपने ऊपर किसी दूसरे पार्ट ऑफ डीएनए को या जीन को इंसर्ट करता है और इंसर्ट कराने के बाद उसे पास कर देता है किसी दूसरी सेल के अंदर जिसे हम टारगेट सेल कहते हैं। तो उसके अंदर पास कराने के बाद वो उसे क्या करता है, वहाँ पे रेप्लिकेट भी कराता है और उसे एक्सप्रेस भी कराता है। तो ये होता है वेक्टर। अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊँ तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर इज ए सर्कुलर या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, ये तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है या डीएनए होता है जो कि इंसर्ट द स्पेसिफिक जीन इनटू द अनदर सेल, जो है एक से दूसरे के अंदर कोई स्पेसिफिक जीन या डीएनए का पार्ट ले जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेक्टर। अब दूसरे पॉइंट में बताया गया कि वेक्टर जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें किसी में 6 टाइप के होंगे, किसी में 5 के, किसी में 4 के। तो वे उसको क्या कर देते हैं, ब्रॉडली एक्सप्लेन कर देते हैं तो 6 बन जाएंगे। अदरवाइज आपके मेनली कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो देखिए 4 टाइप के जो होते हैं आपके प्लाज्मिड, वे 4 टाइप के जो आपके वेक्टर होते हैं वो होता है, उसमें से एक प्लाज्मिड होता है, दूसरा क्या होता है वायरल वेक्टर होता है, तीसरा क्या होता है कॉस्मिड होता है, और एक होता है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या आर्टिफिशियल वेक्टर। ये जैसे कि आपके BAC होता है, बेस्ट बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, या आपका यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है। तो इस तरीके से आपके आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट जो बताया गया है, इसमें बताया गया है कि एक वेक्टर जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी कॉमन चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो एक वेक्टर के अंदर जो कॉमनली प्रेजेंट होना चाहिए वो होता है कि उसके पास एक ओरी प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे कि उसके पास क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, एक ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन क्या होगी, स्टार्ट होगी। उसके पास कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर मतलब कुछ स्पेसिफिक जीन होते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, या फिर प्लांट के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं वेक्टर तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जीन जो होंगे। ठीक है, ये आपके वेक्टर्स को स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ के प्रेजेंट होने चाहिए रिकॉग्नाइजिंग साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए अलग अलग एंजाइम्स की, जहाँ से वो उसे कट कर सके। तो ये 3 चीज़ें जो होती है वो आपके वेक्टर्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। एक तो ओरी होती है, एक सेलेक्टेबल मार्कर होता है, और एक क्या होता है, रिकॉग्नाइजिंग साइट्स होती है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो वेक्टर को क्यों यूज़ किया जाता है। वेक्टर को जो होता है कोई भी स्पेसिफिक जीन या जेनेटिक मटेरियल को पास कराने के लिए और उसे टारगेट सेल्स के अंदर एक्सप्रेस कराने के लिए और रेप्लिकेट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगला स्लाइड देखते हैं। इसमें देखिए आपको एक एग्जांपल दिया गया है, यह है PBR का। PBR जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो होता है वेक्टर होता है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो कि इसमें क्या प्रेजेंट है, ओरी प्रेजेंट है। तो ओरी क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसी तरीके से इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें 2 सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है जैसे कि एम्फोसाइलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। और इसी के साथ इसमें क्या प्रेजेंट है, इको RI हिंड, इको RV, ठीक है, BAMH1 और साई, ये इसमें क्या प्रेजेंट है, ये होती है रिकॉग्नाइजिंग साइट। ये एंजाइम्स के नाम है जहाँ से जो उसे कट करती है। तो इन नाम से आप इनको क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये क्या है इसकी, ये इसकी रिकॉग्नाइजिंग साइट्स है। और एम्फोसाइलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है, ये इसके सेलेक्टेबल मार्कर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि एक वेक्टर के अंदर ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये है क्या, ये कंप्लीट क्या है, ये डीएनए है। कंप्लीट जो हम यहाँ पर बना रहे हैं ये सारा का सारा क्या है, ये डीएनए ही है सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ पार्ट है, देखिए जैसे ये पार्ट है डीएनए का, ये ऐसे प्रोटीन्स को कोड करता है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करेगा।
ठीक है। तो इस पार्ट को हमने क्या कह दिया, सिलेक्टेबल मार्कर कह दिया। ये एक पर्टिकुलर जीन है, ठीक है, या पार्ट है जो क्या कर रहा है, एक ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्टेबल मार्कर। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें क्या प्रेजेंट है, ये ऊपर कोआरल, बैम या साई जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पे आप कट करके पर्टिकुलर जो सीक्वेंस होगी उसको क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से होती है आपकी रिकॉग्नाइजिंग साइट। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा कि वेक्टर जो होते हैं यूज़ फॉर क्लोनिंग, मेनली तो आपसे अगर कोई पूछे कि वेक्टर किस लिए यूज़ होता है तो आप कहेंगे कि वेक्टर जो होता है वो यूज़ होता है क्लोनिंग के लिए। तकरीबन आपकी 12th क्लास में भी ऐसे ही एग्जाम्पल जो आपने देखने को मिले होंगे कि जीन जो है इंसर्ट करना है किसके लिए, क्लोनिंग के लिए, ठीक है। बट कई बार जो होता है वो वेक्टर जो होता है वो अलग अलग चीज़ों के लिए डिज़ाइन भी होते हैं और उसी तरह से वो यूज़ भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर, ठीक है, जो सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन कराता है, ठीक है। इसी तरीके से जीन एक्सप्रेशन वेक्टर, ठीक है, जो कि क्या कराता है, सिर्फ एक्सप्रेशन कराएगा, मतलब वो डीएनए से प्रोटीन भी आरएनए भी बनाएगा और आरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन भी बनाएगा। ट्रांसक्रिप्शन वाला क्या करेगा, सिर्फ डीएनए से आरएनए बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पे जिसकी यूज़ होता है उसी तरीके का वेक्टर जो होता है वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो यूज़ इन बोथ, एक होता है आपका सटल वेक्टर, ये क्या होता है, इसकी खास बात होती है कि ये आपका यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। टू ऑर्गेनिजम्स में जो होता है ये यूज़ किया जा सकता है। इसके पास क्या होती है, दो ओरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की। ये टर्म्स है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, फिर है ट्रांसडक्शन, फिर है कॉन्जुगेशन, फिर है ट्रांसफेक्शन, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक बैक्टीरिया इज टेक अप ए पीस ऑफ डीएनए फ्लोटिंग इन इट्स इन्वायरमेंट। एक बैक्टीरिया जो होता है अपने पास के इन्वायरमेंट से जब एक पीस ऑफ डीएनए ले लेता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन क्या होता है, डीएनए इज एक्सीडेंटली मूव्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर बाय ए वायरस। जब डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में एक वायरस के थ्रू चला जाता है, एग्जाम्पल बैक्टीरियोफाज जैसे कि जो होता है ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। उसके बाद है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, डीएनए इज ट्रांसफर बिटवीन बैक्टीरिया थ्रू आउट ए ट्यूब, ठीक है। जब दो बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया के बीच में जो डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है वो थ्रू आउट ए ट्यूब हो रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। ट्रांसफेक्शन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूस द न्यूक्लिक एसिड इन यूकैरियोटिक सेल। जब आप न्यूक्लिक एसिड को इंट्रोड्यूस करते हो यूकैरियोटिक सेल्स में तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफेक्शन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड, इसमें आपको इनकी टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे अब डिटेल में पढ़ते हैं प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर पीस होता है डीएनए का, दैट इज डिफरेंशिएट देन द क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्या होता है प्लाज्मिड, कि आपका जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर आपका डीएनए होता है और साथ में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है सर्कुलर फॉर्म में। तो ये क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, स्मॉल होता है, ये स्मॉल होता है इसकी कंपेयर में, ठीक है। ये सर्कुलर भी होता है, ठीक है, और ये डीएनए का पीस भी है जो कि डिफरेंट देन द क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि इस डीएनए से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। प्लाज्मिड आर मेनली फाउंड इन द बैक्टीरिया। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि प्लाज्मिड कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि मेनली तो ये कहाँ पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में, मगर कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं वो आर्ची बैक्टीरिया और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी निकाले जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड जो होता है उसमें कितने जीन प्रेजेंट हो सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन भी आपका नीट वगैरह में आ जाता है। तो आपको याद रखना कि आपके प्लाज्मिड में एक जीन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा जीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इन ए सिंगल सेल वन और मोर प्लाज्मिड में भी प्रेजेंट। एक सिंगल सेल में एक या एक से ज़्यादा प्लाज्मिड प्रेजेंट हो सकते हैं और उनके पास अलग अलग जीन भी हो सकते हैं। अब देखिए जीन के बेस पर ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे प्लाज्मिड के बारे में। अब इससे हम इसके टाइप खोल देंगे, ठीक है, टाइप को एक्सप्लेन करेंगे और इस जीन की बात को आप याद रख गए कि इट कंसिस्ट, प्लाज्मिड कंसिस्ट वन और मैनी जीन, ठीक है। इस बात से आप उसको आगे समझ पाएंगे। तो चलिए आगे का
जो है स्लाइड देख लेते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। अब देखिए जर्नल टाइप ऑफ प्लाज्मिड। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ प्लाज्मिड के टाइप को। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लाज्मिड। तो यहाँ पे वो आपको बातें समझ में आएगी और कुछ यहाँ पे भी समझ में आ जाएगी। तो देखिए जर्नल टाइप ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के मोटे तौर पर जर्नली जो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, या तो वो कॉन्जुगेटिव होते हैं या वो नॉन कॉन्जुगेटिव होते हैं। आप उनको दो भागों में बांटते हैं, एक तो कॉन्जुगेटिव भाग में और एक नॉन कॉन्जुगेटिव भाग में। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे कॉन्जुगेशन बताया था। कॉन्जुगेशन में आपको ये बताया था कि ये होगा बैक्टीरिया, ये होगा दूसरा बैक्टीरिया। ठीक है, इसके पास प्लाज्मिड है और ये इसका सर्कुलर, ये इसका डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए। इसके यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए। अभी अपने बॉडी से क्या करेगा, एक सेक्स पिल, एक ट्यूब एक्सटेंड करेगा जिसे हम कहेंगे सेक्स पिल। ये ट्यूब इसको इससे क्या कर लेगी, जोड़ लेगी, और उसके बाद इसका प्लाज्मिड जो होता है वो क्या होगा, डबल होगा और एक कॉपी इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो उसी के बेस पे इसने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करा है कॉन्जुगेटिव। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आपको, कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड क्या होते हैं। सम प्लाज्मिड कंटेन द जीन। कुछ प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, जीन प्रेजेंट होता है, एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, कॉल्ड ट्रांसफर जीन, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर जीन कहते हैं। दैट फैसिलिटेट द बिगनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, मतलब कॉन्जुगेशन, जो बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन करेगा उसके पास क्या होगा, उस प्रोसेस को कराने के लिए एक जीन प्रेजेंट होगा, और जीन का प्रेजेंट होगा उसके प्लाज्मिड में प्रेजेंट होगा। तो जिस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ये कॉन्जुगेटिव जीन प्रेजेंट है वो कॉन्जुगेशन कर सकता है। ठीक है, और बाकी क्या करेंगे, बाकी को अगर कोई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं, उनके पास क्या होता है, कॉन्जुगेटिव जीन प्रेजेंट होता है उसके प्लाज्मिड में। उन प्लाज्मिड को हम क्या कह देते हैं, कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कह देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास ये जीन प्रेजेंट नहीं होता तो वो कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते, तो वे किसका सहायता लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो कि कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड क्या होता है और नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड क्या होता है। अब देखिए अगली स्लाइड देखते हैं, इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी में आपको क्या बताना है, प्लाज्मिड आर इनकॉम्पेटिबल इफ दे हैव द सेम रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी इन द सेल। दिस अलो द प्लाज्मिड टू इनहेबिटेट ए सर्टेन टेरिटरी विदिन इट विदाउट अदर प्लाज्मिड इंटरफियरिंग। ठीक है, इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है कि आप जब इसके लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लाज्मिड जो होता है वो इनकॉम्पेटिबल होता है। कब, जब उनके पास रिप्रोडक्शन करने की जो तरीका है वो क्या रहे, सेम रहे। इससे क्या होगा कि वो सेम प्रजाति का होगा, सेम स्ट्रेन का होगा, जिसके कारण वो सेम प्लाज्मिड के पास ही जाएगा और उसके अंदर कोई नया प्लाज्मिड एंटर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब देखिए ये है इंपॉर्टेंट आपका जो पेपर में पूछा जाता है और बार बार आपकी बुक्स में आता है, वो होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप होते हैं। इसमें से एक टाइप क्या होता है, एफ प्लाज्मिड होता है, एक आर प्लाज्मिड होता है, एक वी प्लाज्मिड होता है, एक डी प्लाज्मिड होता है, एक कॉल प्लाज्मिड होता है। ठीक है, प्लाज्मिड के भी आपके क्या होते हैं, 5 टाइप होते हैं। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, एफ प्लाज्मिड क्या होता है। एफ प्लाज्मिड जैसे कि आप जानते भी हो, इसे क्या कहते हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं, also known as the F plasmid, or containing the transferase gene that allow the gene to be transferred from one bacteria to the another throughout the conjugation। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास कॉन्जुगेशन कराने के लिए ट्रांसफरेज जीन प्रेजेंट होता है, और ये ट्रांसफरेज जीन क्या करता है, वहाँ पे कॉन्जुगेशन कराता है। कॉन्जुगेशन कराने से क्या होता है, वो जो प्लाज्मिड था, फैक्टर था इसके अंदर, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे कि डायग्राम में भी जो है शो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये है आपका डोनर सेल, इसको क्या कहते हैं, हम एफ पॉजिटिव कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और इस प्लाज्मिड को हम एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके पास वो ट्रांसफरेज जीन प्रेजेंट है। वो ट्रांसफरेज जीन क्या करा रहा था, वो कॉन्जुगेशन करा रहा था, इसलिए उसे हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड भी कह रहे थे। अब यही क्या करा रहा है, दूसरी तरीके से अगर हम बोल ले तो ये फर्टिलिटी भी करा रहा है, तो इसलिए इसे ही हम क्या कह सकते हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी कह सकते हैं।
अब क्या होगा कि इसके बीच में ये सेक्स पील बन चुकी है और अब इससे क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मिड अपने आप को डबल कर लेगा और दूसरे के अंदर भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। एट लास्ट क्या होगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे, F पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्लाज्मिड जो है अपने आप को डिवाइड करके ट्रांसफ़र कर लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, F प्लाज्मिड कहते हैं। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। इस पॉइंट में क्या बताया हुआ है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड भी कहते हैं। अब ये आर प्लाज्मिड, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड क्या होता है, कंसिस्ट ए जीन दैट हेल्प द बैक्टीरिया टू गेट द रेजिस्टेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट फैक्टर सच एज द पॉइजन। आर प्लाज्मिड जो होता है वो क्या करता है, अपने अंदर एक जीन कंसिस्ट करता है। ये जीन क्या करता है, बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, किसके खिलाफ, एनवायरनमेंट में जो पॉइजन प्रेजेंट है, जो उसको मारना चाह रहा है उसके खिलाफ। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपके प्लाज्मिड के अंदर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट हो, जैसे कि आपके पास बैक्टीरिया था और उस बैक्टीरिया को मारने के लिए आपने क्या ले लिया, कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन ले लिया, ठीक है, और वो थी टेट्रासाइक्लिन, ये मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, यह कल्चर था, उस कल्चर में बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए आपने क्या कर दिया, वहाँ पे एक एंटीबायोटिक दे दिया। ठीक है, अगर उस प्लाज्मिड, उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के पास उस एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है। इसी तरीके से आप उसको क्या कह सकते हैं, आप उस प्लाज्मिड को जिसके पास वो जीन प्रेजेंट है रेजिस्टेंस वाला, उसे कह सकते हैं आर प्लाज्मिड। ठीक है, इसी तरीके से है अगला आपका वायरलेंस प्लाज्मिड। वायरलेंस प्लाज्मिड को वी प्लाज्मिड भी कहते हैं। एंड हैव ए जीन, इनके पास क्या होता है, इनके पास भी एक जीन होता है दैट टर्न द बैक्टीरिया इनटू ए पैथोजन बैक्टीरिया। ये वायरलेंट क्या करता है, ये अपने अंदर, मतलब ये वायरलेंट जो प्लाज्मिड होता है इसके अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है जो वायरल प्रॉपर्टी क्या करेगा, इसके अंदर बनाएगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देगा, उनके लिए क्या हो जाएगा, पैथोजन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए से हम कहते हैं वायरलेंट प्लाज्मिड। इसी तरीके से होता है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड मतलब डी प्लाज्मिड, ये क्या करता है, हेल्प द होस्ट बैक्टीरिया टू डाइजेस्ट द कंपाउंड दैट आर नॉट कॉमनली फाउंड इन द नेचर। ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के अंदर होता है, तो इस प्लाज्मिड के अंदर भी एक जीन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, जो अपना काम करेगा, और अपना काम करेगा तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराएगा जिसके कारण वो क्या कर सकता है, वो कुछ चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकता है, जैसे कि कैम्फर को, जाइलिन को, टोलिन को क्या कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है डिग्रेडिव प्लाज्मिड। इसी तरीके से एक होता है कोल प्लाज्मिड। दिस प्लाज्मिड इज कंटेनिंग ए जीन दैट इज मेक द बैक्टीरियोसाइन विच आर ए प्रोटीन दैट किल द अदर बैक्टीरिया एंड डिफेंड द होस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, अलग प्लाज्मिड। तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि यहाँ पे आपको प्लाज्मिड बताया गया है। प्लाज्मिड होता है सर्कुलर डीएनए, ठीक है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, एक और ही प्रेजेंट होगा, एक सिलेक्टेबल मार्कर होगा और एक क्या होगी, रिकॉग्नाइजिंग साइट होगी। अगर आप ध्यान दें, जैसे कि डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये होगी और ये इसके हो जाएंगे सिलेक्टेबल मार्कर और ये हो जाएगी इसकी रिकॉग्नाइजिंग साइट। अगर आप रिकॉग्नाइजिंग साइट और ओरी को छोड़ दें तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है, इनके बेस पे इन प्लाज्मिड को क्या करा गया, क्लासीफाई किया गया है। जैसे एफ प्लाज्मिड के अंदर ये सिलेक्टेबल मार्कर में से एक जीन कैसा होगा, जो ट्रांसफेरेज का होगा, इसलिए उसे क्या कह दिया हमने, एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड कह दिया। अब रेजिस्टेंस वाले जो प्लाज्मिड था इसके अंदर इसमें से क्या होगा, ये एंटीबायोटिक को रखते होंगे तो ये रेजिस्टेंस हो गया। कुछ जो हो गए सिलेक्टेबल मार्कर ऐसे हो गए जो वायरलेंस जीन रखते हैं, वो वायरलेंट प्लाज्मिड हो गया। इसी तरीके से कुछ ऐसे हो गए जो डिग्रेड करने का जीन रखते हैं तो उसमें क्या कह देंगे, डिग्रेडिव प्लाज्मिड कह देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये प्लाज्मिड जो है इसके अंदर जो सिलेक्टेबल मार्कर है वे अलग अलग प्रॉपर्टी के होते हैं, जिसके बेस पे वे अलग अलग कार्य करते हैं और उसके बेस पे आप उसको उसका नाम दे सकते हैं, उसका आपने टाइप बना दिया है अलग अलग। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वायरल वेक्टर की। वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वायरल प्रॉपर्टी के होते हैं। ठीक है, वायरल वेक्टर जो होते हैं वो मेनली बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में जब आप ट्रांसफ़र करते हैं कोई जीन, तो बैक्टीरिया में को इन्फेक्ट करने के लिए हमें वायरल वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसमें से सबसे कॉमनली जो यूज़ होता है बैक्टीरियोफाज।
अब इसके हमने कई स्पेशल टाइप जो है वो भी सर्च कर लिए है, ठीक है, जैसे T4 होता है, T7 होता है, इस तरीके से। तो वायरल वेक्टर क्या होता है? आर द स्पेशल टाइप ऑफ द वायरस दैट ट्रांसफर द DNA और न्यू जीन बाय इन्फेक्टिंग द सेल। ये क्या करते हैं? ये एक्चुअल में वायरल वेक्टर एक खास तरह के वायरस ही होते हैं जो थोड़े से म्यूटेटेड होते हैं, जो थोड़े से डिज़ाइंड होते हैं, जो इंसान को या उस चीज़ को जिसके अंदर इन्हें जीन डालना है उसको इन्फेक्टेड नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? स्पेशल तरह के वायरस होते हैं जिसके अंदर हम अपना जीन जो है वो डाल देते हैं, और ये जब किसी एनिमल के अंदर जाता है तो उसके अंदर वहाँ पे उस चीज़ को जो है इंसर्ट कर देता है, मगर ये उस एनिमल को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसे इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आर्टिफिशियल वेक्टर की। आर्टिफिशियल वेक्टर आपके अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है जैसे BAC, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, जैसे डायग्राम भी दिया गया है। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि सब जो आर्टिफिशियल वेक्टर है या कैसा भी वेक्टर है, वेक्टर के अंदर रिकॉग्नाइजिंग साइट वगैरह होना ज़रूरी होता है, सेलेक्टेबल मार्कर। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी ये सभी चीज़ें जो है प्रेजेंट है। तो मेनली इसमें आपको क्या याद करना है? इसमें याद करना आपको इसका साइज़, कि ये कितने साइज़ तक का जो DNA पार्ट है उसको यूज़ कर लेता है। तकरीबन ये सभी चीज़ें प्लाज्मिड के अंदर भी होती थी, मगर BAC को बनाने का क्या इम्पोर्टेंस थी? प्लाज्मिड जो होता है वो ज़्यादा बड़े DNA के पार्टिकल्स को अपने अंदर इंसर्ट, अपने अंदर मतलब कि लोड नहीं करा सकता है, उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो स्मॉल पीसेस को करा सकता है, ठीक है, 50K तक। मगर हमने आर्टिफिशियली ऐसे वेक्टर्स डिज़ाइन किए हैं जो बड़े से बड़े मॉलिक्यूल, बड़े से बड़े पार्ट के DNA को क्या कर सकते हैं? पास करा सकते हैं। उसमें से BAC है। BAC का साइज़ जो होता है वो 150 से लेके 350 किलो बेस पेयर तक होता है, ठीक है। इसी तरीके से YAC है। YAC होता है येस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि ह्यूमन इंजीनियर्ड, मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, और इसका साइज़ कितना होता है? 170 किलो बेस पेयर इसका साइज़ होता है, और इसके अंदर भी सभी चीज़ें प्रेजेंट होती है जो बाकी प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट है। एक बात और जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, कई बार आपका जो नीट का एग्ज़ाम होता है या कोई और एग्ज़ाम है उसके अंदर एक नई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि जो यक वेक्टर है या बैक वेक्टर है या फिर आपका PBR 322 था, वो उसके अंदर कौन सी रिकॉग्नाइजिंग साइट है? जैसे PBR 322 के अंदर साई होता है, ये CBSE में भी पूछा जाता है MCQ में कि उसके अंदर कौन सी साइट होती है। 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको क्या करना है? याद रखना है। उसके अंदर कोई एंटीबायोटिक है जैसे कि टेट्रासाइक्लिन एम्फोसाइलिन जो होता है PBR के अंदर होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा। एक इसमें कॉस्मिड और बचता है। तो कॉस्मिड क्या है? कॉस्मिड हाइब्रिड प्लाज्मिड होता है, ठीक है। और कॉस्मिड की जो DNA सीक्वेंसिंग जो होती है वो क्या होती है? आर ओरिजिनली फ्रॉम द लैम्बा फेज, दे आर ऑफन यूज एज क्लोनिंग वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियर। इसका मेनली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? क्लोनिंग वेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इसमें देखिए दे रखा आपको कि इसके पास क्या होता है? पॉलीलिंकर होता है, एक एम्फोसाइलिन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है इसके पास क्या है? ये अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो आपको मेनली क्या करना है? ध्यान रखना है कि किस प्लाज्मिड के अंदर या किस वेक्टर के अंदर कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट है, मतलब कौन सी सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है, और किस तरह की रिकॉग्नाइजिंग साइट प्रेजेंट है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, ठीक है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।